बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जैसा कि आपको पता है, ये प्रोग्राम यूके के मुकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप यू इमिग्रेशन के जो मामलात हैं, बच्चों के जो मामलात हैं, असाइलम, फैमिली लॉ और इस किस्म के कोई कानूनी सवालात हों तो आप उसकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम आपके जो दौरान हफ्ता सवालात पूछे जाने वाले सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है और हमारे साथ मौजूद सीनियर सोलिसिटर जाहिद चौधरी साहब आपके पूछे जाने वाले सवालात का जवाब देते हैं। चौधरी साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि हमारा GMC टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा फेसबुक जो पेज है GMC नेटवर्क उसको लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स इमिग्रेशन के बारे में या कोई भी वीडियो आप तक टाइम वक्त के मुताबिक पहुंच सके। ये जैसा कि आपको पता है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हम आप लोगों की खिदमत के लिए पेश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्लाई आमा है और आप तक अप टू डेट जो भी मालूमात हैं आप तक पहुंच सकें। इस प्रोग्राम का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और हमारे जो नीचे स्क्रीन पे नंबर वगैरह व्हाट्सएप का चढ़ा है, इस नंबर पे आप रब्ता करके अपने जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं या फेसबुक के जरिए भी आप सवालात कर सकते हैं हमसे। तो जी, शायद चौधरी साहब की तरफ चलते हैं और जो आपने सवालात पूछे होंगे जवाब उनसे हासिल करते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान, क्या हाल है? ठीक है आप? आपको ठीक आपके ठाक। जितने भी देखने वाले हैं उन सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सबको हमारी तरफ से। जैसे आपने जी सर। हमेशा इंट्रोडक्शन में आप ये बात करते हैं कि देखें, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बहन भाई हमें देखते हैं, सुनते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, ये सिर्फ उनके बेहतरी के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए हम करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम करने का मकसद अब सिर्फ यही है कि आवाम की सेवा है, आवाम की खिदमत है। जो आपने जैसे कहा है कि एक जो प्रॉपर लीगल एडवाइस होती है उसके लिए तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि एक प्रॉपर इंटरव्यू क्लाइंट के साथ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। तो वो जब तक ना हो उस वक्त तक तो जरा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने देखने वालों को वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और जितने भी यूके के इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, फैमिली लॉज के हवाले से, असाइलम लॉ के हवाले से, नेशनलिटी लॉज के हवाले से और भी जितने दीगर यूके से रिलेटेड जो लीगल इश्यूज हैं, उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो यही होती है कि आप का जो डिसीजन है या आप जो कुछ कर रहे हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। तो अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो है वो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा दें जिससे हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल जाए कि वेयर दे स्टैंड। तो क्या है आज हमारा जनाब टॉपिक के ऊपर हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर EU सेटलमेंट स्कीम डेडलाइन। जी सर, ये 30 जून आ गया है, इसके बारे में सवालात चंद आए हुए हैं कि ये 30 जून के बाद क्या होगा, कोई एक्सटेंड करेंगे हमें कोई या कोई किस्म की नरमी करेंगे हमारे लिए या डेट फिक्स है ये अच्छा, 30 जून की। ये मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बड़ा इन टाइम ये क्वेश्चन और टॉपिक रखा है, क्योंकि ये टाइम जो है वो अब रनिंग फास्ट। ठीक है। अब जो डेडलाइन है जैसा आपने कहा है 30 जून की इस फास्ट अप्रोच। अब जो पहली बात जो है जिस पे आपने कहा है कि कोई इसमें टाइम की एक्सटेंशन वगैरह को हो सकता है, तो वो नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ये ज़हन में रखें कि ये प्रोग्राम जो है ये जो डेडलाइन है ये हतमी है और ठीक है। 30 जून तक ही उन्होंने कोई भी जो एप्लीकेशन करनी है वो कर सकते हैं। जी। तो ये पूछ रहे हैं फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, 30 जून के बाद कोई क्या तब्दीलियां आएंगी, हमें किस तरह अप्लाई करना पड़ेगा, यो यो फैमिली फॉर्मेट है वो किस तरह हमें मिलेगा।
हाँ, देखिए ये तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो तमाम ईयू या ईईए यानी जो जिसमें स्विट्जरलैंड भी आ जाता है, जो इकोनॉमिक एरियाज कंट्रीज हैं, वो उन तमाम के जो सिटीजन और उनके जो फैमिली मेंबर जो यूके के अंदर थे 31 दिसंबर 2020 से पहले, ठीक है, या 31 दिसंबर तक भी, अब उनके लिए लाजिम है कि वो 30 जून से पहले पहले अपने जो उनका सेटलमेंट स्टेटस है, इट कुड बी अ प्री सेटलमेंट, जो कि अभी मैं बताता हूं कि फर्क क्या है, उसके तहत उन्होंने एप्लीकेशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिर आपके देखने वाले जो हैं वो जान लें कि ये बड़ा जरूरी है। क्यों? कि अगर वो 30 जून के तक ये एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो वो अपने लॉफुली यहां पे यूके के अंदर रहने का जो राइट है वो खो देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से वो जो बेनिफिट वगैरह क्लेम अगर कर रहे हैं तो वो राइट जो है वो भी उनके खत्म हो जाए। ठीक हो गया। लिहाजा ना सिर्फ ईयू सिटीजन बल्कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन तमाम को प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है। अब प्री सेटल ठीक हो स्टेटस ये है कि अगर किसी को यूके के अंदर यानी ईयू नेशनल या उनके फैमिली मेंबर्स को अगर यूके के अंदर रहते हुए लेस देन 5 इयर्स हुए हैं तो वो अप्लाई करेंगे प्री सेटल स्टेटस के लिए। और ठीक हो अगर उनको 5 इयर्स पूरे हो गए हैं तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे सेटलमेंट स्टेटस के लिए। ठीक है जी। ठीक हो अब याद रखें इसमें बहुत सारी, क्योंकि ये टॉपिक आपने इतना अच्छा ले लिया है आज, ताकि लोगों का इसके अंदर बहुत फायदा हम चाहते हैं कि हो जाए। आप सपोज करें कि अगर किसी के पास पहले से परमानेंट रेजिडेंस है ना, पीआर पहले होता था, वो परमानेंट रेजिडेंस की वो स्टैंप लगती थी उसके ऊपर, या फिर वो आपको कार्ड मिलता था जी आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, तो वो परमानेंट रेजिडेंस जो है वो 30 जून के बाद कारामद नहीं होगा। ठीक हो गया। अब ये ज़हन में ना रखिएगा कि जी मेरे पास तो पक्का वीजा है, परमानेंट रेजिडेंस है। भाई आपने उस परमानेंट रेजिडेंस को आपने सेटलमेंट स्कीम के तहत आपने रिप्लेस करना है। ठीक हो इसी तरीके से अगर किसी के पास रेजिडेंस कार्ड है यानी 5 इयर्स का, ईयू नेशनल के पास या उनके फैमिली मेंबर के पास, तो वो भी ये समझ लें कि जनाब उन्होंने भी 30 जून से पहले पहले इसको रिप्लेस करना है अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। अगर नहीं ठीक हो करेंगे तो फिर उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है जी। अब जो आपका अगला सवाल था कि अब देखें कि वो लोग जो 31 दिसंबर 2020 से पहले जो है वो यूके के अंदर मौजूद थे, ईयू नेशनल, तो वो स्टिल 30 जून 2021 तक अपने फैमिली मेंबर को अंडर ईयू फैमिली परमिट बुला सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 30 जून 2021 तक की ये डेडलाइन है जिसका आपने जिक्र किया है। कुछ एग्जेम्पशन जरूर मौजूद हैं जिसके तहत हो सकता है कि 30 जून के बाद भी आप सिर्फ फैमिली मेंबर को फिर भी बुला सके। मसलन रेड लिस्ट में कंट्री था, ठीक है जी, कोविड था, या कोई इस तरह के और मामला थे, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस थी, फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसी सूरत हाल में 30 जून के बाद भी कुछ एक लिटिल विंडो जो है वो खुली रहेगी। लेकिन इसके ऊपर जो भी अपडेट होम ऑफिस की तरफ से आएगी वो हम अपने जो देखने वाले हैं
उनको हम जो है वो बताते रहेंगे। अब एक जो बड़ी ठीक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेंशन की है, अब ये जो फैमिली परमिट है, यानी जो हम यानी आउटसाइड द यूके से लोगों को बुलाते हैं, अपने फैमिली मेंबर को या अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को, वो भी दो तरह के थे। एक तो था ईईए फैमिली परमिट, और दूसरा था ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर फैमिली परमिट। ठीक है। अब सपोज करें कि अगर किसी को ईईए फैमिली मेंबर मिला, फैमिली परमिट मिला, क्योंकि ये 6 महीने का होता है, ये ठीक है। 6 मंथ का उनको मिला। अब 30 जून से पहले उन्होंने भी जो प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है, अगर वो ठीक हो। अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में उनका वो जो ईईए फैमिली परमिट है वो 30 जून के बाद कारामद नहीं रहेगा। तो ना तो वो फिर ठीक ट्रेवल हो। कर सकेंगे और फिर ना जी। ही वो जो है यहां रह सकेंगे। ठीक है, जी। इसलिए और वो लोग जिनके पास ईईए सेटलमेंट स्कीम के तहत यानी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत फैमिली परमिट है, वो भी जहन में रखें कि उनकी जो वैलिडिटी है उस परमिट की वो 6 महीने है। ठीक है जी। और जो ईए फैमिली परमिट वाले हैं, अगर उनकी ट्रेवल डेट जो है वो अप्रैल 2021 से बाद की है, तो फिर उनकी जो डेट रह जाएगी पीछे वैलिडिटी की, वो 4 महीने रह जाएगी। तो ये थोड़ा ठीक है। टेक्निकलिटीज हैं बहुत ज्यादा इसमें, जो कि लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन मोटी मोटी जो बात है वो ये है कि भाई साहब, ये प्रोग्राम आज करने का मकसद ये था कि जब आपको पता चल जाए कि 30 जून की जो डेडलाइन है फास्ट अप्रोचिंग है, और उससे पहले पहले आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस के तहत आपने एप्लीकेशन करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो हैं वो अपना यहाँ रहने का राइट और अपने बेनिफिट जो है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसमें ठीक हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके देखने वालों को बताना चाह रहा हूं कि ये भी, अब देखें, सपोज करें कि एक फैमिली मेंबर्स कर ले, फैमिली मेंबर है ईए नेशनल का, उसने पहले अप्लाई किया था रेजिडेंस कार्ड के लिए, उसको रेजिडेंस कार्ड जो है वो मिल गया हुआ है, और फिर अब उसने प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई किया, तो प्री सेटल स्टेटस भी उसको मिल गया। वो प्री सेटल जो है वो आपको पता है, वो आपको लेटर भेजते हैं जिसके ऊपर आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर होता है और सारी डिटेल उसमें मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके पास वो जो कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड जो है, वो पुराना ही है। जी। तो वो जो पुराना कार्ड है वो भी जो है वो 30 जून के बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक हो। यानी वो जो लेटर होगा वो तो कंफर्म करेगा कि आप यहाँ पे कानूनी तौर पर अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको अप्लाई आपने ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल करने से जब आप आएंगे वापस तो उसमें मुश्किलात हो सकती है। इसलिए मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप अपना जो पुराना बायोमेट्रिक कार्ड है उसको रिप्लेस कर लें ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर का जो कार्ड है। ठीक ठीक है, हो। बेशक अगर आपका पुराना कार्ड जो है वो अभी एक्सपायरी उसकी बहुत बाद में होनी है, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर लें अंडर न्यू स्कीम। अगर आपने ऑलरेडी आपके पास वो प्री सेटल या सेटल स्टेटस मौजूद है, तो फिर ये रिप्लेसमेंट एप्लीकेशन जो है ये फ्री है। ठीक हो। ठीक है जी। क्यों? अगर आप ये रिप्लेसमेंट कार्ड जो है अंडर ई सेटलमेंट स्कीम अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर अगेन खदशा है कि जब आप यूके से बाहर ट्रेवल करेंगे और वापस आएंगे तो आपके लिए पोर्ट्स के ऊपर मसाइल क्रिएट
हो सकते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑब्वियसली आज ही कोई क्लाइंट जो है वो पूछ रहा था जी कि उसकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की, तो उसने कहा जी कि क्या मैं एक नई एप्लीकेशन ना कर लूं, अभी तो मेरे पास 30 जून का वक्त है, कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो तो 31 दिसंबर से पहले का यूके में रहता है। तो उन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए ये है कि उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है या विंडो है वो 31 दिसंबर 2020 को बंद हो चुकी है। ठीक हो। अब कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो है वो अ, अपने जो ईयू स्पॉन्सर है उसको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकता। ठीक हो। अब जो आपके सवाल का जो था कि अब क्या होगा फिर क्या, ठीक है जी। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छा 30 जून के बाद होगा क्या। भाई बात यह है कि 30 जून के बाद अगर कोई ईए नेशनल आएगा या वो अपने फैमिली मेंबर को लाना चाहता है यहाँ पे, तो उसको यूके के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक हो। ठीक है ना। मसलन यहाँ पे एक जो है वो ईए नेशनल जो है वो, लेट्स सपोज करें वो जनवरी में आया है यहाँ, ठीक है, या चलें 31 दिसंबर से पहले कभी आया हुआ है और वो 30 जून 2021 के बाद से अपने वाइफ को बुलाना चाहता है, ठीक है जी, अपने बच्चों को बुलाना चाहता है, तो ऐसी सूरत हाल में वही एप्लीकेशन होगी जो कि स्पाउस वीजे के लिए होती है। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो वही होगी 18,600, जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, फिर इंग्लिश टेस्ट है, फिर आप अगर किसी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जो कि होम ऑफिस की लिस्ट में है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का टेस्ट लाजमी है, तो ये सारी कंडीशंस वो उसको पूरी करनी पड़ेगी। वो जो पहले मौजें होती थी ना कि फैमिली मेंबर्स को बुलाना है, वाइफ को बुलाना है, तो जनाब ना तो आपको 18,600 शो करने की जरूरत है, ना ही आपको इंग्लिश टेस्ट करने की जरूरत है, ना ही और किसी किस्म की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। सिर्फ आप रिलेशनशिप शो करें और बताएं कि आप यूरोपियन हैं और यूके में काम कर रहे हैं, ये तीन चीजें आप सबूत कर लें, आप अपने फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ये सारी मौजें जो हैं ये खत्म हो चुकी है। लिहाजा भाई साहब, अगर कोई ईयू सिटीजन यहाँ रह रहा है और वो अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहता है, तो उसके लिए डेडलाइन है फिर 30 जून 2021 तक वो बुला सकता है। फिर ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा है कि 30 जून के बाद लिमिटेड स्कोप होगा कि आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में तो आप बुला सकेंगे, लेकिन ये रूट जो है वो बंद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मैंने कवर कर दी है सारी चीज। तो 30 जून, 30 जून के बाद जो अगर कोई वालिद वालदा को बुलाना चाहता है तो उसके लिए फिर जिस तरह आम नॉर्मल कंट्रीज के लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं उस तरह करने पड़ेंगे, या यूरोपियन को कोई थोड़ा बहुत देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो उसी तरह से, हाँ, वो जैसे हम डिपेंडेंट रिलेटिव की कैटेगरी है, तो वो उस सूरत में उनको भी ऐसे ही जो है वो बुलाना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर कोई ऑब्वियसली जिस तरह से है कि अगर कोई वर्क रिलेटेड कैटेगरी में है यूरोपियन को, तो अब तो उनको भी उसी में आना पड़ेगा। तो वो अगर अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहता है तो वो ऑब्वियसली वो उसी कैटेगरी में बुलाएगा, यूरोपियन में नहीं। अब पेरेंट्स जो हैं वो क्योंकि उसमें आप वर्क रिलेटेड कैटेगरी में नहीं बुला सकते, तो उसके लिए भी फिर आपको सेपरेट से अंडर पैराग्राफ 317 जो इमिग्रेशन रूल है उसके तहत आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी एज जो है वो 65, या अगर दोनों आ रहे हैं तो कम से कम एक 65 का है, या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है और उनकी कोई लुक आफ्टर करने वाला और नहीं है। तो वही रूल जैसे मैंने बात की है कि वो जो इमिग्रेशन रूल के तहत कैटेगरीज हैं उसके अंदर ही वो फॉल करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया सर। जो अगला क्वेश्चन है वो नेचुरलाइजेशन के मुतालिक है कि जी वो जी कहता है मैं आया था स्पाउस वीजे पे, तो मुझे 3 साल बाद नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या 5 साल बाद अप्लाई करना पड़ेगा? जी, बहुत रेजिडेंस शुक्रिया। कितने साल की जरूरत पड़ेगी इसको? जी ठीक है।
अच्छा, इसमें थोड़ी सी अजीब और गरीब सूरत हाल है कि जो रेजिडेंशियल पीरियड आपने स्पाउस का रखा है अंडर इमिग्रेशन रूल, वो तो 5 साल का रखा आपने, कि अब आपको जी 5 साल सर। के बाद इंडेफिनिट मिलता है। ठीक है ना? आपको 3 साल के बाद इंडेफिनिट नहीं मिलना। अब आपको मिलना जो है इंडेफिनिट, वो आपको 5 साल के बाद ही मिलना है। उसके बाद आप फौरी तौर पर अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अंडर नेशनैलिटी लॉज जो है, अगर आप स्पाउस के तौर पर कर रहे हैं तो आपका जो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 3 साल है। तो वो तो 3 साल आपने पूरे कर चुके हैं। जी सर। ठीक है। फिर उसकी एक और है कि जी आप सर। आपकी जो लीव है उसके ऊपर किसी किस्म की टाइम लिमिट ना हो, यानी आपके पास इंडेफिनिट हो। तो वो क्योंकि 5 साल के बाद आपको मिला है, तो वो भी आप कंडीशन पूरी करते हैं। फिर इसी तरीके से वो लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट जो है वो अ, उसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर यू आर अ पर्सन ऑफ गुड करेक्टर। ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो वो फिर आप 3 साल की कैटेगरी में ही जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा, मैं समझता हूं कि नेशनैलिटी लॉज में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए, यानी उसमें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अब जब तक आपके 5 साल पूरे नहीं होंगे, देर इज अ लिमिट ऑन योर स्टे, कि आपके पास लिमिटेड जी लीव होगी, और वो तो आप वैसे ही जनाब रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं करेंगे ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट की। तो इसलिए वो जो है वो 5 साल पूरे होने के बाद, आज अगर उनको इंडेफिनिट मिला है, तो वो अगले दिन ही जो है वो नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ स्पाउस, और वो बताएंगे कि वो 3 साल से तो स्पाउस के अपने साथ रह रहे हैं। हाँ, ठीक हो गया सर। नेक्स्ट टाइम भी तकरीबन नजदीक लगा है। इजाजत हाँ आपसे इसमें, चाहेंगे। हाँ पूछे, और कोई जी सर। क्वेश्चन रह गया? नहीं तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन और पूरा क्वेश्चन कर तो देता हूँ। ये अगर कोई कंक्लूड करना है तो कंक्लूड कर दें इसको नेचुरलाइजेशन के मुतालिक है, लेकिन फिर वो उसको अलग टॉपिक रख लेंगे ना, वो लंबा हो जाएगा, हाँ आज कवर नहीं हो सकता वो। हाँ ठीक है, फिर इसको हम अलहदा से कर लेंगे, लेकिन ये जो है नेचुरलाइजेशन, लोगों को ये जहन में होना चाहिए कि देखें, जो अडल्ट होते हैं जब वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट। और जो बच्चे होते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन एज अ ठीक ब्रिटिश। है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, कि नेचुरलाइजेशन और होती है और रजिस्ट्रेशन जो है वो और होती है। ठीक है। वो भी थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि अगला जो प्रोग्राम है वो हम सारे का सारा जो है वो नेचुरलाइजेशन पे नेचुरलाइजेशन ही कराते हैं। पे रख लें, और उसी के बिल्कुल साथ हम फिर जो है वो बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कर लें, कि वो कहाँ कैसे कैसे हो सकती है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक बड़ा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्योंकि ईयू सेटलमेंट स्कीम की डेडलाइन से हवाले से था, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये हमने हिदरत हलक के लिए ये प्रोग्राम किया है। फिर भी अगर किसी भी शख्स को ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत जो एप्लीकेशंस हैं, या अगर वो ईयू सिटीजन है या ईयू सिटीजन का फैमिली मेंबर है, तो उसके जहन में कोई भी सवाल हो, तो वो ZMC नेटवर्क के ऊपर, या हमारा ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर जो है वो वहां से, या हमारे जो भी ये दीगर कॉन्टेक्ट है, फोन नंबर भी हमारा मौजूद है, ईमेल एड्रेस हमारा मौजूद है, तो वो अपने सवाल जो है वो हमें दे सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम अपने आने वाले प्रोग्राम में शामिल करें। जी। ठीक है सर। टाइम भी तक कंप्लीट होने लगा है। उम्मीद करते हैं जी। नाजरीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी तो कोशिश होती है आपको ज्यादा से ज्यादा मालूमात दे सकें। तो आपसे दरख्वास्त करता चलूं कि हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज जो है GMC नेटवर्क के नाम से, इसको भी आप फॉलो करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।